सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। 3 घंटे तक मैं गाड़ी में बैठा चक्कर लगाता रहा। इस अरसे में मैंने बोशन के दफ्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगाए थे और कुछ लोगों पर मुझे शुबा भी हुआ कि वो निगरानी के काम पर मामूर हैं, लेकिन मेरे सर पर जैसे जनून सवार था। मैंने उस मुहिम पर करीम को भी साथ लेना मुनासिब नहीं समझा। मुझे यकीन था कि नदीम ने अपने सादा लिबास वालों को मेरी निगरानी की जिम्मेदारी सौंप रखी होगी और ऐन मुमकिन था कि वो उस वक्त भी दूर दूर रहकर मेरी नकलो हरकत का जायजा ले रहे हों। मैं अतराफ का बगौर जायजा ले रहा था, लेकिन मुझे किसी ऐसी गाड़ी पर शुबा नहीं हो सका जो मेरे ताक़ब में हो। ठीक 6 बजे मैंने अपनी गाड़ी बोशन के आफस वाली इमारत के पिछले हिस्से के एक साउंड रोड पर पार्क की और फिर टहलता हुआ सामने की जानब आ गया। किसी अचानक सिचुएशन से 2-4 होने के लिए मैंने अपना ऑटोमेटिक पहले ही लोड करके उसका सेफ्टी कैच खोल दिया और बोशन का पर्सनल ऑफिस इमारत के जिस फ्लोर पर वाक़या था उसे किले की सूरत दे दी गई थी। लिफ्ट से उतरने के बाद तकरीबन 10 फुट की एक राहदारी थी, जिससे गुजरने के बाद उस दरवाजे में दाखिल होना पड़ता, जिसके अंदर बोशन का सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस था। बोशन उस ऑफिस की आखिरी सिरे वाले कमरे में बैठता था ताकि अगर उस पर कोई कातलाना हमला हो तो हमला आवर फरार ना हो सके। सदर दरवाजे के बाहर इस वक्त भी मसला बावर्दी गार्ड मौजूद था और मेरे करीब जाने के बाद वो मेरे रास्ते में हायल हो गया। किससे मुलाकात करनी है आपको? उसने खुरदरे लहजे में मुझसे दरियाफत किया। सॉरी, मैं काम की नोयत जाहिर नहीं कर सकता, मैंने गार्ड्स को घूरते हुए कहा। रहा मुलाकात करने का सवाल तो उसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के इंचार्ज से मुलाकात करनी है। आप शायद पहली बार तशरीफ लाए हैं, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं। ऐसी सूरत में अंदर जाने से पहले आपको अपनी शिनाख्त करानी जरूरी है, वो सर्द लहजे में बोला। और अगर मैं अपनी शिनाख्त कराने से इनकार कर दूं तो आपको वापस जाना पड़ेगा। गार्ड ने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया। क्या मिस्टर बोशन इस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं है? बगैर शिनाख्त के मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन सोच लो, मेरी वापसी की सूरत में तुम्हें मिस्टर बोशन के आताब का शिकार होना पड़ेगा। मैं वापसी के इरादे से पलटा, लेकिन उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। आप अंदर जा सकते हैं। इस बार उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती और दुरुस्ती नहीं थी। उसकी आंखों से वो सुर्खी भी गायब हो चुकी जो मुझे देखने के बाद उभरी थी और मेरे ज़हन में गीता का तस्वर उभरा। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि नजर ना आने के बावजूद वो मुझसे बहुत करीब रहेगी। गार्ड के रवैये में अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली इस बात की तर्जुमानी कर रही थी कि उसमें गीता की भटकती हुई रूह का दखल है। क्या अब मेरी शिनाख्त तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रही? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। मैं माफी चाहता हूं जनाब, वो अदब से बोला। मैंने आपको पहचान लिया है। आपको मैंने बास के पास एक बार पहले भी देखा था। गुड, मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। तुम्हारी याददाश्त वाकई काबिले तारीफ है। और फिर मैं कदम बढ़ाता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, जहां एक तरफ वसी और अरीद हाल में मुख्तलिफ सेक्शन को बड़ी चाकदस्ती के साथ ब्लॉक की सूरत में तरतीब दिया गया था। हर सेक्शन को जाहिर करने की खातिर छत से बड़े बड़े बोर्ड लटक रहे थे। उस हाल में अमले की अच्छी खासी तादाद अपने अपने कामों में मसरूफ थी। हाल की दूसरी सिमत ऑफिसरों के कैबिन बने हुए थे, जिसके बाहर लगी हुई तख्तियां उनके नाम और ओहदे को जाहिर करती थीं। मैंने किन अखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया और दरमियानी राहदारी में बिछे हुए दबीज कलीम पर कदम बढ़ाता हुआ उस कमरे तक पहुंच गया, जिसके बाहर दरवाजे पर पीतल के चमकदार हरूफ से बोशन जोसेफ का नाम दर्ज था। बोशन के कमरे के साथ ही उसके पीए का ऑफिस था, जिसके दरवाजे पर मिस कामनी दत्त के नाम की तख्ती आवीजा थी।
भूषण के दरवाजे के बाहर 2 मसला गार्ड मौजूद थे, जबकि कामनी दत्त के दफ्तर के बाहर एक बावर्दी चपरासी बैठा हुआ था। मैंने गार्ड को देखकर यही मुनासिब ख्याल किया कि पहले कामनी दत्त से मिल लिया जाए। चपरासी मुझे करीब आता देखकर उठ खड़ा हुआ और मैंने जेब से एक दूसरी फिल्म का विजिटिंग कार्ड निकालकर चपरासी को देते हुए कहा, इसे कामनी तक पहुंचा दो। चपरासी ने मशीनी अंदाज में सर को जुम्बश दी और फिर कमरे के अंदर चला गया। मैं राहदारी में बेपरवाही से टहलने लगा। जो कार्ड मैंने अंदर भेजा था उस पर अहमद कमाल का नाम दर्ज था। कार्ड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का ही था और 2 मिनट बाद चपरासी ने बाहर आकर मुझे अंदर जाने का इशारा किया। उसने अभी तक जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं किया और मैं इशारा पाकर अंदर दाखिल हुआ तो एक लम्हे को ठठक गया। सामने बड़ी सी मेज के दूसरी जानब रिवॉल्विंग चेयर पर जो खातून मौजूद थी उसे मैं 2 बार नदीम के साथ कसीनो में देख चुका था और मेरी निगाहें अगर धोखा नहीं खा रही तो वह 100% वही खातून थी और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात उबड़ कर आपस में गुडमुड होने लगे। अगर वो खातून वही थी जिसे मैं नदीम के साथ कसीनो में 2 मरतबा बहुत करीब से देख चुका था, तो फिर उसका भूषण की पीए होने का क्या राज था? क्या वो नदीम को डबल क्रॉस तो नहीं कर रही? उस दोहरी चाल चलने में उसकी जिंदगी का खतरा लाहक है। नदीम या भूषण में से किसी एक को भी मिस कामनी दत्त के रोल का इल्म हो जाता तो वह खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हो सकती थी। वो सही महीनों में किसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी? जो रास्ता उसने इख्तियार किया था वो खतरनाक था और किसी वक्त भी वो अजियतनाक मौत से 2-4 हो सकती थी। प्लीज मिस्टर अहमद कमाल, वो बड़े सुलझे हुए मगर खालस कारोबारी लहजे में बोली, तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है कि मैं आपको पहले भी देख चुका हूं, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बास के साथ किसी पार्टी या सेमिनार में देखा होगा, वो बेनियादी से बोली। शायद। आप किस काम से आए हैं? उसने अपनी नजर मेरे भेजे हुए कार्ड पर डालते हुए सवाल किया। मुझे मिस्टर भूषण से मिलना है। कि आपने बास से बराह रास्त कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है? इस बार उसने एक खूबसूरत सी टेबल डायरी पर गौर से देखते हुए कहा। मेरी लिस्ट पर जो नाम दर्ज हैं उनमें आपका नाम नहीं। मैंने एक लम्हे को सोचा हाँ कह दूं, लेकिन फौरन ही इस ख्याल को दिल से निकाल दिया, इसलिए कि वो इंटरकॉम पर मेरे जवाब को भूषण से कन्फर्म भी कर सकती थी। चुनाचे मैंने संजीदगी से कहा, भूषण साहब से मेरी मुलाकात ज्यादा नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। काम किस नौइयत का है? दरअसल मेरा मतलब ये है कि बास शेड्यूल से हटकर कोई काम करने का आदी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी की सूरत में ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। आप उसे इमरजेंसी ही समझ लें, मैं रवानी में कह गया। ओके, वो इंटरकॉम का रसूल उठाते हुए बोली, पहले मुझे बात से आपके सिलसिले में इजाजत लेनी होगी। जितनी देर वो भूषण से बात करती रही मेरा दिल धड़कता रहा और फिर वो रसूल रख कर मुझसे मुखातब हुई। आप बात से मिल सकते हैं, लेकिन 15 मिनट आपको इंतजार करना होगा। वैसे बाई द वे आप क्या पीना पसंद करेंगे? कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफी वगैरह? थैंक्स, इस वक्त किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रही। आप शायद आज पहली मर्तबा बात से मिलने आए हैं। जी हाँ, मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया और फिर उसे गौर से देखते हुए बोला, क्या आप मिस्टर नदीम को जानती हैं? मिस्टर नदीम? उसने नदीम के नाम को दोहराया और फिर अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए बोली, हो सकता है मैंने उन्हें देखा हो, लेकिन ये नाम मेरे लिए अजनबी सा लग रहा है। वैसे इस नाम के कई आदमी भी हो सकते हैं। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मैं अपनी जगह सटपटा कर रह गया। शायद मैंने नदीम का नाम लेकर किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत जरूर हुई थी कि नदीम का नाम सुनने के बाद भी उसके खूबसूरत चेहरे पर किसी किस्म का तासर नहीं उभरा था। अगर वो अदाकारी कर रही थी तो बिलाशुबा बड़े कमाल के साथ अपना किरदार निभा रही थी। मिस्टर नदीम एक मकानी कसीनो के मालिक हैं, मैंने संजीदगी से कहा। कसीनो? वो इस लफ्ज पर जोर देते हुए मुस्कुराकर बोली, आप शायद किसी और लड़की को मुझसे मिक्स अप कर रहे हैं, इसलिए कि मैंने आज तक किसी कसीनो या क्लब की सूरत नहीं देखी। आप मिस्टर भूषण के साथ कब से काम कर रही हैं? मैंने पहलू बदलकर दरियाफ्त किया। तकरीबन 8 साल से। क्यों? वो एक बार फिर मुस्कुराई। फिर हो सकता है कि वो लड़की कोई और हो। उसने बेज़ाहिर अपनी गलतफहमी का इकरार कर लिया था, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। वो 100% वही खातून थी जिसे मैं नदीम के साथ दे चुका था।
मेरा ख्याल है कि आपका फ्रेंड सर्कल खासा बड़ा है, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराई और जवाब में मैं भी मुस्कुरा कर रह गया। मिस कामनी दत्त के ऑफिस के अंदर 2 दरवाजे और भी थे, जिसमें से एक पर नो वायलेंट लिखा था और दूसरा दरवाजा शायद बोशन के पर्सनल ऑफिस में खुलता था। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि बोशन जो नदीम की इतला के मुताबिक अपने साये से भी मुहतात रहने का आदी था, मुझे 10 मिनट बाद बुलाने का इकरार क्यों कर लिया। कहीं उसे मेरी असलियत तो नहीं मालूम हो गई। यकीनन ऐसा ही होगा, इसलिए कि मैं उस वक्त मेकअप में नहीं था और ये भी बैदे अज़ मकान नहीं था कि बोशन ने अपने पूरे दफ्तर में खुफिया कैमरे नस्ब करा रखे हों और वो अपने ऑफिस में बैठा ही बैठा हर तरफ का जायजा ले सकता हो। मुझे अपने शक की तस्दीक में ज्यादा देर नहीं लगी। मशरक की सिमत की दीवार पर जो लाइट लगी थी उसके बराबर ही कैमरे की खुफिया आंख भी नजर आ रही थी और मुझे इस वक्त अपनी जज्बाती कैफियत पर शदीद गुस्सा आया। बोशन जैसे आदमी के दफ्तर में अगर मैंने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया और मैं उसे दफ्तर से बाहर भी कहीं ठिकाने लगवाने का प्रोग्राम मुरतब कर सकता था। बोशन का ऑफिस मेरे लिए चूहेदान भी साबित हो सकता था और बोशन ने मुझे 10 मिनट बाद बुलाने को कहा था। इस अरसे में वो अपने आदमियों को मेरे बारे में सिग्नल दे चुका होगा और मेरी मौत मेरी तवक्का से भी ज्यादा अजियतनाक साबित होगी। बहरहाल मेरे लिए अब भाग्य वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ यही एक ख्याल तकवीद दे रहा था कि गीता की भटकती हुई आत्मा मुमकिन है मेरी कोई राह पैदा कर दे। कामनी दत्त किसी जरूरी लेटर को टाइप करने में मसरूफ थी और ठीक 10 मिनट बाद ही इंटरकॉम का बर्द बजा और कामनी ने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया। यस सर, ओके सर। उसने सिर्फ 2 ही बात की और फिर मेरी तरफ देखकर संजीदगी से बोली, बास आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं बाहर जाने की खातिर उठा तो उसने मुझे रोक कर कहा, आप मेरे कमरे से भी बास तक पहुंच सकते हैं और फिर उसी दरवाजे की सिमत इशारा किया था जिस पर मुझे शुबा हुआ। थैंक्स, मैंने मुस्कुराकर कहा और फिर मतलूबा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया जहां बोशन अपने व्हील डेकोरेटेड ऑफिस में बैठा मेरा मुंतज़िर था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी फातहाना मुस्कुराहट उभरी और मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, मुझे खुशी हुई कि आपको अपने आपस में देखकर, लेकिन क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि अहमद कमाल का नाम का विजिटिंग कार्ड भेजने में आपकी क्या मसलत थी। ओह, मैंने अपनी गलती को महसूस करने वाला अंदाज इख्तियार किया। शायद जल्दी में मैं अपना कार्ड देना भूल गया। ऐसी भी क्या जल्दी है माय डियर मिस्टर शहबाज, वो मैंने खेल नजरों से मुझे घूरते हुए बोला। आप यहाँ आने से पहले भी मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते थे। मैंने उसकी जरूरत नहीं महसूस की। मैंने गहरी संजीदगी और बेपरवाही से जवाब दिया, आपके ऑफिस आना मेरे ऊपर कर्ज था, लेकिन जाती मसरूफियात की वजह से मुझे पहले यहाँ आने का मौका नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, उसने भारी कबारकम आवाज में बेतकल्फी से कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए, वरना शायद मुझे मजबूरन तुम्हें बुलवाना पड़ता। मिस्टर बोशन, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे बारे में जो गलत फहमी है उसे दिल से निकाल दो, वरना हम दोनों ही को नुकसान पहुंच सकता है। किस किस्म के नुकसान की बात कर रहे हो? बोशन का लहजा तीखा हो गया। बशीरा माछी ने अगर तुमसे ये कहा है कि गीता मर चुकी है तो गलत कहा है, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। वो उसके चुंगल से फरार होकर मेरे पास पहुंचने में कामयाब हो चुकी है और ये इतला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसने हकारत का मुजाहरा किया। अव्वल तो तुम शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और अगर तुम्हारी बात को सच मान भी लिया जाए तो वो 2 टके की वैश्या मेरे खिलाफ कोई जहर उगलने के बावजूद अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। मुझे तुम्हारी हमाकत पर भी हंसी आ रही है। कृष्ण शर्मा की मौत के बाद अब गीता का कोई बयान तुम्हारे काम ना आ सकेगा। हाँ, अगर तुम उसके सुंदर शरीर से बचा खचा रस निकालना चाहते हो तो ये और बात है। अपने मतलब बहुत ज्यादा खुशफहमी कभी कभी इंसान को मौत के मुंह में भी धकेल देती है। यही बात मैं तुमसे कहने वाला था। वो किसी जख्मी सांप की मानद फंकारते हुए बोला, मुझे मेरे आदमियों ने यही इंफॉर्मेशन दी है कि तुम यहाँ बिल्कुल तनहा आए हो। ऐसी सूरत में बोशन के माथे की एक शिकन भी तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े करने के लिए बहुत काफी होगी। मैं मुसलमान हूं माय डियर बोशन, और जो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि मौत का जो वक़्त मुकर्रर कर दिया गया है उसे कोई नहीं टाल सकता।
यहाँ किस लिए आए हो? उसने नफरत से पूछा। तुम्हें यह समझाने के लिए कि मेरे रास्ते से हट जाओ। समझा? वो जहर खंड से बोला। तुम्हें शायद इस बात पर खुशी होगी कि तुम्हारे डिप्टी दोस्त का तबादला मेरे एरिया में हो गया है, मगर तुम ये नहीं जानते कि बोशन के हाथ कहां तक फैले हुए हैं। अगर मैं चाहूं तो उसे कुर्सी संभालने से पहले ही दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना कर सकता हूं। गोया तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। नहीं, उसके लहजे में सफाकी आ गई। इसलिए कि तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी कई कीमती आदमियों को खत्म करा चुके हो और बोशन हिसाब किताब के मामले में कोई भूल चूक करने का आदी नहीं। शहबाज खान, मेरे कानों में गीता की आवाज गूंजी। ये हराम का जना तुम्हें बातों में उलझाकर घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके पालतू कुत्ते नीचे मौजूद हैं जो जमा हो रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने जा रही हूं। तुम जितनी जल्दी हो सके इसे ठिकाने लगाकर यहां से निकल जाओ। क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने पांडे के मकान को उड़ाने की कोशिश किस लिए की थी? मैंने गीता की बात सुनने के बाद बोशन से पूछा। इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने राजन और बशीरा माची को किस जुर्म की सजा दी। गीता ने मुझे जो इतला दी थी वो मेरे जहन में उभरने वाले शुबहात के ऐन मुताबिक थी। चुनाचा मैंने अपने जुमले के इंतखाम के साथ ही हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपना ऑटोमेटिक निकालकर उसका रुख बोशन की तरफ करते हुए जवाब दिया। राजन और बशीरा माची मेरे लिए दो सीढ़ियां थीं जिसे तय करने के बाद मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। ऑटोमेटिक का रुख अपनी तरफ देखकर बोशन एक लम्हे को गड़बड़ा गया। शायद उसे इस बात की तवक्का नहीं थी कि मैं उसकी आपस में बैठकर उसकी मौत का तस्वर भी कर सकता हूं। एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर अस्तहज़ाइया अंदाज में बोला, इस खिलौने को वापस जेब में रख लो, वरना शायद तुम्हारी लाश भी नाकाबिल शिनाख्त होगी। इस बात का खौफ लाहक होता तो मैं तुम्हारे दफ्तर तक तनहा आने की हमाकत कभी ना करता। मैं तेजी से उठते हुए बोला, अब तुम्हारी आरती उठने का वक्त आ गया है। तुम्हें अपनी दुनिया की कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती। बोशन ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसका मौका नहीं दिया। साइलेंसर लगे हुए ऑटोमेटिक से 3 बार टच टच की मध्यम आवाज उभरी और फिर बोशन के सीने से खून के फवारे उबल पड़े। वो फटी फटी मगर पथराई हुई आंखों से मुझे घूरता हुआ सर के बल अपनी मेज पर ढेर हो गया। कत्ल का नफ्सियाती रद्द अमल कातिल पर हमेशा अकदाम कत्ल के बाद ही होता है और मुझे भी इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने बोशन को उसी के दफ्तर में मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं। चुनाचा मैंने ऑटोमेटिक को वापस होलिस्टर में रखा और वापसी के लिए दरवाजे को मुंतखब किया और मेरे बाहर निकलते ही खुद खाट दरवाजा दोबारा आहिस्ता से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर दोनों गार्ड अब भी मौजूद थे और मैं तेजी से कदम उठाता हुआ आफर से बाहर निकला और फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आकर टहलता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। मुझे हैरत थी कि रास्ते में किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद गीता की भटकती हुई रूह ने मेरे लिए वापसी का रास्ता भी साफ कर दिया। और फिर मुझे ये भी याद आया कि गीता ने कहा था कि बोशन के मरने के बाद उसकी आत्मा भी आसमानों की तरफ लौट जाएगी, और मुझे ये ख्याल भी सता रहा था कि सराज ने या उसके किसी सादा लिबास वाले ने भी रोकने की कोशिश नहीं की थी। जबकि मैं सराज को बोशन से मुलाकात की इतला रवानगी से पहले भी दे चुका था। रात के खाने के बाद नदीम और मैं कुछ देर टहलने का बहाना करके बाहर लान पर आ गए। आरफा और नसीम मेरी वालदा के पास उनके कमरे में मौजूद थी और मेरी माँ की तबीयत 2-4 रोज से खराब थी। डॉक्टरों ने उन्हें फसली बुखार तजवीज किया था और एहतियात करने की हदायत दी थी। चुनाचा आरफा और नसीम दोनों ही उनकी तैमारदारियों में रात दिन लगी रहती थी। लान पर आने के बाद मैंने बोशन के आफस जाने और उसे कत्ल करने की तफसील शुरू से लेकर आखिर तक नदीम को सुना दी। नदीम ने किसी रद्द अमल का इजहार करने से गुरेज किया और फिर मैंने उसे कामनी दत्त के बारे में खरीदा। क्या तुम बोशन के पीए कामनी से वाकिफ हो? 1-2 बार पार्टियों में देखा है, अच्छी खासी कबूल सुस्त लड़की है। क्या तुम उसे पहले से नहीं जानते? नहीं, नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से जवाब दिया। और वो लड़की कौन थी जिसे 2 बार मैं तुम्हारे साथ कसीनो में देख चुका हूँ? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि कामनी दत्त और तुम्हारी कसीनो में जिस लड़की को मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक ही शख्सियत के 2 पहलू हैं? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, नदीम ने कहा। उनमें थोड़ी बहुत मफासला जरूर है, लेकिन कामनी का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है।
जिसे तुमने मेरे हमरा देखा था। तुमने बोशल के कत्ल पर किसी तासुर का आधार नहीं किया। मैंने रुख बदलकर सवाल किया, अगर तुम्हारी कहानी वाकई सच है तो मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन क्या मैं अब तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि वो हसीन लड़की कौन थी जिसे तुमने बोशन के कत्ल जैसे संगीन मौका पर भी अपने साथ ले जाने की हमाकत की थी? लड़की? मैं चौंका और फिर मुस्कुराकर बोला, शायद अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने या मेरे आदमियों ने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर बताया है कि वो लड़की हकीकतन हसीन कहलाने की मुस्तहिक है। नदीम बदस्तूर संजीदा था। क्या तुम्हारे आदमियों ने यह भी बताया है कि वह किस लिबास में थी? मैंने बे नदीम के मजाक को संजीदगी का रंग देते हुए पूछा, और मेरी मालूमात के मुताबिक वो हल्के रंग के साड़ी में मलबूस थी। उम्र का क्या तखमीना लगाया है? मैंने दूसरा सवाल किया। मेरा ख्याल है कि तुमने बोशन के मामले में उसे साथ रख कर किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। नदीम ने होंठ काटते हुए कहा, लड़कियां इतनी बहादुर नहीं होती कि पुलिस ट्रीटमेंट को बर्दाश्त कर सकें, और मामूली सी सख्ती भी उन्हें जुबान खोलने पर मजबूर कर देती है। मैं तुम्हारे नजरिए से इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन ये बात तुमने भी जरूर सुन रखी होगी कि बोशन खूबसूरत और हसीन लड़कियों के मामले में किस कदर नीच किस्म का नदीदा वाकया हुआ है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, और मेरा ख्याल था कि वो उस खूबसूरत, हसीन और अल्लड़ दोशीदा को देखते ही कत्ल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन मुझे उसे गोलियों का निशाना बनाना पड़ा। कौन थी वो लड़की? नदीम ने मुझे गौर से घूरा। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं शान उचकाकर बोला। 2 रोज कबल ही वो मेरे दफ्तर में मुलाजमत के लिए आई, लेकिन मैं पहले ही नजर में इस तरह घायल हो गया कि मुलाजमत की बजाय मैंने खुद को ऑफर कर दिया। क्या उसे मालूम था कि तुम बोशन के पर्सनल ऑफिस में किस गरज से जा रहे हो? मैंने उसे रास्ते में बताया था। मैंने अपनी अदाकारी जारी रखते हुए कहा, लेकिन वो बोशन का नाम सुनने के बाद खुशी खुशी मेरे साथ वहां जाने पर आमादा हो गई। मेरा ख्याल है कि वो भी बोशन के खिलाफ अपने खूबसूरत दिल में कोई न कोई बुग़्ज़ जरूर रखती थी, वरना नाजक अंदाम, नाजक ख्याल लड़कियां अमूमन कत्लो गारतगरी जैसे नाजक मामला से दूर ही भागती हैं। बोशन का उस लड़की को देखने के बाद क्या रद्द अमल हुआ था? वो उसे देखकर चौंका, लेकिन फिर यही जाहिर करने लगा जैसे वो उससे पहले से वाकिफ नहीं। लड़की के क्या तासुरात थे? बोशन को देखते ही उसकी आंखें किसी आदमखोर चीते की मानत चमकने लगी, और तुमने उसकी मौजूदगी में बोशन पर गोली चलाई थी। क्यों? क्या किसी लड़की की मौजूदगी पर किसी मुजरम पर गोली चलाना कानून के मुनाफी है? क्या नाम था उस लड़की का? मैंने पूछा था, लेकिन उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर यही जवाब दिया कि मैं जिस नाम से भी चाहूं उसे याद कर सकता हूं। वो बोशन की कोई दाश्ता भी हो सकती है। नदीम ने तलमलाकर जवाब दिया, अपना इंतकाम तुम्हारे हाथों पूरा हो जाने के बाद वो पुलिस को यह बयान भेज सकती है कि तुमने जबरदस्ती उसे अपने साथ जाने पर मजबूर किया था। कानून की निगाहों में उसकी हैसियत ऐनी गवाह जैसी होगी, इसलिए कि उसका कोई बयान तुम्हें फांसी के फंदे तक। स्टॉप इट प्लीज, मैंने उकताकर तेजी से कहा। किसी फर्जी कहानी को इतना तूल भी मत दो कि उस पर हकीकत का गुमा होने लगे। क्या मतलब? नदीम ने चौंकते हुए मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। मेरे साथ कोई लड़की वड़की नहीं थी। मैंने संजीदगी इख्तियार कर ली। मैंने इस मामले में इतनी राजदारी बरती थी कि करीम को भी अपने साथ नहीं ले गया। क्या तुम सच बयानी से काम ले रहे हो? नदीम की नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। 100%। ये मेरे लिए दूसरी हैरत अंगेज इतला है। पहली इतला क्या थी? वही लड़की जिसे तुम्हारे साथ बोशन के पर्सनल ऑफिस में दाखिल होते देखा गया, और दूसरी इतला ये है कि तुम्हारे वहां से निकलने के 15-20 मिनट बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट सराज भी वहां गया, लेकिन उस वक्त बोशन अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था। मिस कामनी दत्त के बयान के मुताबिक वो 2 घंटे पहले ही दफ्तर से रुखसत हो चुका था। नदीम की संजीदगी को देखकर मुझे भी संजीदा होना पड़ा। किसी लड़की का मेरे साथ होना मजाक हो सकता था, मगर बोशन को मैंने पूरे होशो हवास में कत्ल किया था, इसलिए कामनी दत्त का ये बयान कि वो 2 घंटे पहले कहीं जा चुका था यकीनन हैरत अंगेज था। मुमकिन है कि उसने किसी खास मसलत की बिना पर दुरोह गोई की हो, लेकिन क्यों? क्या वो बोशन के कत्ल की तशहीर नहीं चाहती थी, या पहले से दी गई किसी हदायत की बिना पर उसने वो बयान नहीं दिया? और मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात उभर रहे थे।
क्या सोच रहे हो? नदीम ने मेरे चेहरे के बदलते हुए तासरात को महसूस करते हुए सवाल किया। सोच रहा हूं कि कामनी दत्त ने सरार से भूषण के बारे में गलत बयानी क्यों की। हो सकता है कि भूषण मरा ना हो या बर वक्त तभी अमदाद से बच गया हो। उसने अपने ऊपर किए जाने वाले खूनी हमले को अखबारात की जीनत बनने से रोकने की खातिर अपने स्टाफ को मखसूस हदायत की हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तेजी से कहा। मेरे ऑटोमेटिक से निकली हुई 3 गोलियां उसके सीने में प्योसत हुई थीं और वह सजदे की कैफियत में अपनी मेज पर ढेर हो गया था। दूसरी शक्ल में अगर फर्ज कर लिया जाए कि उसे फौरी अमदाद ने मौत के मुंह से बचा लिया, तो भी यह सवाल पैदा होता है कि वो इतनी जल्दी होश में किस तरह आ गया। एक बात और भी मुमकिन हो सकती है, नदीम ने खला में घूरते हुए कहा। हो सकता है कि बोशे ने महज अपनी मौत का ड्रामा रचाया हो। क्या मतलब? बुलेट प्रूफ के मकानात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि बोशे ने भी किसी जासूसी फिल्म के हीरो की तरह लिबास के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो, जिसके दरमियान किसी जानवर के खून की थैली भी मौजूद हो। फिल्मी दुनिया में ऐसे सीन आए दिन पिक्चराइज किए जाते हैं, लेकिन तुम बोशे से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बावर कराने की कोशिश की थी कि वो क्रॉस बेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक और अय्यार वाकया हुआ है। बुलेट प्रूफ वाली बात मानी जा सकती है, लेकिन यह बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी कि जब कदम कदम पर उसके शिकारी कुत्ते मौजूद थे तो उन्होंने वापसी में मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हो सकता है कि वो उस हमले का जवाब जाती तौर पर देना चाहता हो, और यह भी मुमकिन है कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी। व्हाट नॉनसेंस, मैं झल्ला गया। मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। आई सी, नदीम ने पुरख्याल अंदाज में जवाब दिया। गोया उस खूबसूरत लड़की का किरदार तुम्हारी कालका रानी ने इस तरह अंजाम दिया कि वो तुम्हारी निगाहों से उजल रही, लेकिन दूसरे उसे देखते रहे। नदीम के इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया। लेडी मकरलानस ने भी यही कहा था कि बोशन के मुकाबले में कालका मेरे साथ दोगली पॉलिसी इख्तियार कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ गीता की भटकती हुई आत्मा ने भी मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि कालका बोशन के कत्ल के सिलसिले में उसका रास्ता काटने में कामयाब नहीं हो सकेगी। अगर गीता का बयान सच था तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे मेरे साथ बोशन के पर्सनल ऑफिस में दाखिल होते देखा गया? और ये बात भी अपनी जगह 100% दुरुस्त थी कि बोशन के ऑफिस में गीता ही की आवाज ने मुझे तलकीन की थी कि अपना काम पूरा करके जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वहां से निकल जाऊं। उसने ये भी कहा कि वापसी में भी मेरे लिए रास्ता साफ करने की कोशिश करेगी। ये बात भी करीने कयास थी कि बोशन ने जगह जगह निस्ब कैमरे की खुफिया निगाहों से मेरी पूरी फिल्म तैयार कर ली हो। अगर उस फिल्म में वो मंजर भी महफूज हो चुका था जब मैंने बोशन पर वार किया, तो मेरे खिलाफ सबसे अहम सबूत साबित हो सकता था। हालात ने एक ऐसे मुअम्मे की सी पुरइसरार सूरत इख्तियार कर ली जिसने मेरे ज़हन को बुरी तरह उलझा दिया था। क्या सोच रहे हो? नदीम ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए कहा। उस लड़की के बारे में गौर कर रहा हूँ। वो मेरे साथ होने के बावजूद मुझे नजर क्यों नहीं आई? क्या कालकर तुम्हें बोशन के सिलसिले में भड़काने की कोशिश की थी? नहीं, उसने मुझे कुछ दिनों तक बोशन से दूर ही रहने का मशवरा दिया था। इसके बावजूद तुमने वहां जाने की गलती से परहेज नहीं किया। नदीम ने तलमलाकर जवाब दिया। क्या तुम्हारे आदमी भी मेरी निगरानी कर रहे थे? मैंने पूछा। मेरे अलावा बोशन के गुंडे भी गाड़ियां बदल बदल कर तुम्हारे पीछे साए की तरह लगे हुए थे, और मैंने तुम्हें बताया था कि बोशन ने आजकल अपनी हिफाजत के लिए बदमाशों और हिस्ट्री शीटर की पूरी फौज जमा कर रखी है। उसे यकीनन अपने आदमियों के जरिए तुम्हारी नकलो हरकत की रिपोर्ट लम्हा बे लम्हा मिल रही होगी। खुद तुम्हारे बयान में भी यही जाहिर होता है कि बोशन ने तुम्हें बड़ी कामयाबी से ट्रेप करने का पालान मुरतब किया था। मैं समझा नहीं। तुमने खुद ही कहा था कि कामनी दत्त ने तुम्हें 10 मिनट तक अपने ऑफिस में इंतजार करने को कहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? बोशन बगैर अपॉइंटमेंट के किसी से भी मुलाकात करने का आदी नहीं। तुम्हारे सिलसिले में दी जाने वाली रियायत यकीनन किसी मसलत की बिना पर ही की गई होगी। मैंने तुम्हारे कसीनो में जिस खातून को देखा था, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ तफसील बताना पसंद करोगे? क्या मतलब? नदीम ने वजाहत तलब नजरों से मुझे घूरा। तुम ख्वा मख्वा उस खातून को दरमियान में घसीटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसलिए कि वह 100% वही थी जिसे मैंने कामनी दत्त के रूप में देखा था।
فی الحال تم سراج کو فون کر لو، ندیم نے میری بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کا فون تمہارے لیے دو بار آ چکا ہے، اور پھر قبل اس کے کہ میں فون کرتا موبائل کی گھنٹی بجی اور میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ میں سراج بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے سراج کی آواز ابھری، اور میں ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، اس لیے پروگرام کے مطابق 6 بجے نہیں پہنچ سکا، لیکن جس وقت میں وہاں گیا تو آپ 15 منٹ پہلے ہی جا چکے تھے۔ اس کی اطلاع آپ کو کس نے دی؟ بھوشن کے پی اے کامنی دت نے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بھوشن سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن بھوشن اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھا، چنانچہ آپ واپس لوٹ گئے۔ جی ہاں، یہی ہوا تھا۔ میں نے سراج کی معلومات کو چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن میرا ذہن اس بات کو سن کر چکرا ضرور گیا کہ کامنی دت کی شخصیت میرے لیے اور پر اسرار ہو گئی۔ اس نے سراج کو جو معلومات فراہم کی تھی وہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی پر مبنی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ بھوشن سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، سراج نے سنجیدگی سے کہا۔ میری ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد اگر بھوشن کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا تو وہ میرے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا تھا، اور میں نے اسی لیے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنے فرض کو میری دوستی پر ترجیح دینے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اچانک بھوشن سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا؟ اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ابھی ملاقات کی اطلاع دیتے وقت یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس کی بھنک کسی تیسرے شخص کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے جس تجارتی امور پر بھوشن سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا اس کی نوعیت کچھ اتنی اہم تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے اس سے باخبر ہو سکیں، اور میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا، آپ کو اس کی اطلاع میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کی تھی کہ آپ نے عارفہ کی جگہ پر کسی نئی سیکرٹری کو اپوائنٹ کیا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میرے آدمیوں کی اطلاع کے مطابق آپ ایک لڑکی کے ساتھ بھوشن سے ملاقات کرنے گئے تھے، اور میرا ذہن کسی لڑکی کے ذکر پر دوبارہ چکرا گیا۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات ٹالتے ہوئے کہا، وہ صرف ایک دن کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی تھی۔ دراصل جس تجارتی معاملے پر میں نے بھوشن سے ملاقات ضروری سمجھی، اس میں وہ لڑکی بھی بیرون ملک کی ایک تجارتی فرم کی جانب سے شرکت کی غرض سے آئی تھی، اور ملاقات کے بعد واپس چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں پھر آپ سے کسی وقت مل کر بات کروں گا، سراج نے کہا، اور پھر سلسلہ منتقل کر دیا۔ میرا ذہن بدستور چکرا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں غور کر رہا تھا جس نے میرے ساتھ سفر کیا تھا، لیکن میری نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکیں۔ ندیم میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھوشن کے بارے میں تمہارے آدمیوں نے کیا اطلاع دی؟ میں نے ندیم سے دریافت کیا۔ اگر وہ حقیقتاً میرے فائر سے مرا نہیں، صرف زخمی ہوا تھا، تو یقیناً اس کے اسی وقت کسی ہسپتال میں زیر علاج ہوگا۔ یہی بات سب سے زیادہ تعجب خیز ہے کہ میرے آدمیوں نے بھی اس عمارت سے کسی زخمی کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔ صرف بھوشن کی فرم کی ایک ڈیلیوری وین تمہارے جانے کے بعد اس عمارت سے باہر نکلی تھی۔ کیا اس وین کا پیچھا نہیں کیا گیا؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ نہیں۔ برا ہوا، میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوشن نے لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کی خاطر اس وین کے استعمال کو ترجیح دی ہو، لیکن ایسی صورت میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس نے چوروں کی طرح فرار ہونے کی کوشش کیوں کی۔ والد الحرام قسم کے گھٹیا لوگ اسی قسم کی پرانہ کرتے ہیں۔ میں غصے سے تلملا اٹھا۔ فکر مت کرو، ندیم نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میرے آدمی بہت جلد اس بات کا سراغ لگا لیں گے کہ اصلیت کیا ہے، اور پھر نسیم کے آ جانے کی وجہ سے گفتگو کا وہ سلسلہ برقرار نہ رہ سکا۔ بھوشن کے قتل کا معاملہ میرے لیے پریشانی کا سبب بن گیا تھا۔ ندیم نے اس زمن میں جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بھوشن ادما آباد کے سفر جانے کی بجائے ابھی تک زمین کے سینے پر مونگ دل رہا تھا، لیکن اگر وہ زندہ تھا تو کہاں چھپا بیٹھا؟ اس نے خاموشی کس لیے اختیار کر رکھی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ ندیم کے آدمیوں نے اس کا سراغ لگانے کے بعد ندیم کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا ہو۔ اگر یہ بات درست تھی تو پھر ندیم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اس نے کامنی دت کے بارے میں بھی اس بات کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا تھا کہ وہ اس سے کسی بھی حیثیت میں واقف ہے، جبکہ میں خود اپنی نگاہوں سے اسے ندیم کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں بڑی دیر تک حالات اور واقعات کے پیچھو خام میں الجھا رہا، اور پھر کسی خیال سے میں نے رسول اٹھایا
और भूषण के पीए के नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से उसी की आवाज सुनाई दी, कामनी दत्त ऑन दी लाइन। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी आवाज सुनने के बाद मुझे पहचान लोगी। सॉरी, मैं फजूल बातों का जवाब देना पसंद नहीं करती। 1 मिनट, मैंने तेजी से कहा। मैं शहबाज खान बोल रहा हूँ, जिसने कल गलती से मिस्टर भूषण से मुलाकात के वक्त अहमद कमाल का विजिटिंग कार्ड अंदर भेज दिया था। ओह, मुझे याद आ गया, कामनी दत्त ने सर्द मोहरी से जवाब दिया। आपकी इस गलती का खमियाजा बाद में मुझे भुगतना पड़ा। इत्तेफाक ही था कि जो बास ने मुझे माफ कर दिया, वरना आम तौर पर वो इस किस्म की गलतियां माफ करने का आदी नहीं। और जहां तक आपका ताल्लुक है तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि आपने जानबूझकर मुझे गलत विजिटिंग कार्ड दिया था। आप इतने यकीन से किस तरह कह सकती हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि कार्ड देखने के बाद मैंने आपको अहमद कमाल ही के शुभ नाम से मुखातब किया था, मगर आपने उस समय भी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह भी पूछ सकती हूँ। उसके लहजे में बर्मी का अंदाज था। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा और फिर पहलू बदल कर बोला। मेरे जाने के बाद मिस्टर भूषण ने आपसे क्या कहा था? यही कि आप दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती हुई तो वो खड़े खाट मुझे मुलाजमत से निकाल बाहर करेंगे। इसके अलावा एक हुक्म और भी दिया, और अगर दोबारा दफ्तर के किसी कोने खुदरे में पाए जाएं तो आपको मुलाजमों से उठवा कर बाहर फेंकवा दिया जाए। मिस कामनी दत्त, तुम इतनी होशियार नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो, मैंने कदरे नागवार अंदाज में कहा। मेरे जाने के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर सराज ने भी भूषण से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसे ये बताया था कि भूषण 2 घंटे से ऑफिस में मौजूद नहीं, किसी काम से गया हुआ है। मैंने इसी पुलिस अफीसर से यही कहा था, इसलिए कि बास ने मुझे यही हुक्म दिया था। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकती हो कि मेरे जाने के बाद तुम भूषण से मिली थी? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उसने हकारत से जवाब दिया और फिर सिलसिला मुंतक़िल कर दिया। मैं तलमलाकर रह गया। मुझे कामनी दत्त की बातों का यकीन नहीं आ रहा था और मैंने भूषण को अपनी निगाहों के सामने दम तोड़ते देखा था। फिर दोबारा किस तरह वो जिंदा हो गया? क्या नदीम के ख्याल के मुताबिक भूषण ने वाकई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और फिर मेरे जाने के बाद उसने तमाम वाकयात को ड्रामाई शक्ल देने की खातर अपने मातहतों को मुख्तलिफ हदायत दी? असलियत क्या थी? नदीम की गुफ्तगू का अंदाज भी ऐसा ही था जैसे उसने ज़हनी और मुंतकी तौर पर भूषण का मेरे हाथों मारे जाने वाली बात कबूल नहीं की थी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या नदीम को असलियत का इल्म था जिसे वो किसी खास वजह से मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था? फोन की घंटी बजी तो मैंने जहन को झटक कर रसूल उठा लिया। शहबाज स्पीकिंग। सराज बोल रहा हूँ। दूसरी जन्म से सराज की आवाज उभरी। कोई नई बात? और मेरा ख्याल है कि भूषण के पर्सनल ऑफिस वाले और खास तौर पर मिस कामनी दत्त हमें तारीकी में रखने की कोशिश कर रही है। मैं समझा नहीं। मैं अभी भूषण के ऑफिस से आ रहा हूँ। दरअसल मैं सियासी नुक्ता निगाह से भूषण से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि वो अपने इलाके में मेरी तैनाती को कोई गलत रंग ना दे और हम इसकी गफलत से फायदा उठाकर अपना काम जारी रखें। आईसी, क्या भूषण से आपकी मुलाकात हो गई? मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए सवाल किया। जी नहीं, भूषण के बिजनेस मैनेजर का बयान है कि वो 2 रोज पहले किसी बैरूनी दौरे पर गया है और उसकी वापसी 1 हफ्ते बाद ही हो सकेगी। क्या मतलब? मैं चौंका। कल तो मिस कामनी दत्त ने आपसे कुछ और कहा था। उसी की तस्दीक की खातर मैंने आज भी उससे मिला। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने सिरे से इस बात को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि मैं पहले कभी उससे मिला हूं। भूषण के बारे में भी उसने खुलकर कुछ नहीं बताया और मेरे इस्तफार करने पर उसने बेरुखी से यही जवाब दिया था कि वो भूषण के पर्सनल और बिजनेस के मामलात में उसकी मर्जी के बगैर किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। फिर मैंने दांत पीसते हुए पूछा, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? मेरा जाती ख्याल है कि भूषण इसी शहर में कहीं मौजूद है, लेकिन किसी खास मसलहत की बिना पर वो वक्ती तौर पर रूपोश हो गया। क्या आप एयरपोर्ट पर इंक्वायरी या किसी और जरिए से भूषण के बाहर जाने वाली बात की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक ये ना मालूम हो कि उसने किसी कंपनी से सफर इख्तियार किया है? इस किस्म की खबर की तस्दीक तकरीबन नहीं कर सकते। उसका अंडरग्राउंड होने की क्या वजह हो सकती है? मैं कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता, लेकिन वाकयात के पेश नज़र एक बात जरूर कह सकता हूँ। सराज ने गहरी संजीदगी से कहा,
اگر آپ نے بوشن کے آفس جانے میں جلد بازی نہ کی ہوتی تو شاید گویا آپ مجھے مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جھلا گیا۔ بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں مسٹر شہباز، سراج نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور میرے بوشن کے علاقے میں تعیناتی اور آپ کا اسی روز سے اس کے دفتر جانا بوشن جیسے عیار اور دغا باز آدمی کے لیے یقیناً تشویش کا باعث بنا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس بات سے الجھ گیا ہو کہ اس کی مخالفت کے باوجود میری تعیناتی اسی کے علاقے میں کیوں کر ممکن ہوئی، اور مجھے یہاں سے ہٹوانے کی خاطر اپنا جوڑ توڑ استعمال کر رہا ہوگا۔ سراج کی بات میں وزن تھا، اور بوشی نے بھی ملاقات کے دوران میں یہی کہا تھا کہ میں سراج کی اس علاقے میں تعیناتی سے کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو سراج کو دنیا کے دوسرے سفر پر بھی روانہ کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، بوشن آپ کے فوری تبادلے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایک بات پوچھوں مسٹر شہباز، کہ آپ نے میری چھٹی منسوخ کرانے اور فوری ڈیوٹی جوائن کرنے کی خاطر مسز سلیمان شاہ سے تو کوئی بات نہیں کی تھی؟ وہ بہت اونچی شاہ ہے سراج صاحب، اگر چاہے تو بوشن کو بھی ہمارے راستے سے ہٹا سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک بار اس نے مجھے اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ میں ان شکاریوں میں سے نہیں ہوں جو مچان پر بیٹھ کر شیر کا شکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فی الحال ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بوشن کہاں ہے اور مس کامنی دت کس قسم کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنی قابل اعتماد ماتحتوں کو پہلے ہی ضروری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ میں خاص طور پر کامنی دت کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے سراج کو فون پر اس سے ہونے والی گفتگو بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ بوشن سے ملی، لیکن اس کے برعکس اس نے آپ کو دوسرا بیان دیا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ بوشن کے بارے میں یہ بات بھی ضرور جانتی ہوگی کہ وہ کہاں ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ کامنی دت بوشن ہی کے بل بوتے پر اچھل رہی ہے۔ بہرحال میں آپ سے کسی وقت ملاقات کر کے آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کروں گا۔ سراج سے بات ختم کرنے کے بعد میرا ذہن پھر بوشن اور کامنی دت کے سلسلے میں الجھنے لگا۔ کیا ندیم بھی مجھ سے کوئی اہم بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری ذہنی جمناسٹک ابھی جاری تھی کہ مجھے اپنے آفس میں کسی تیسری شخصیت کی موجودگی کا احساس ہوا، اور میں نے تیزی سے ٹکا ہوا نگاہوں کا زاویہ بدل کر دیکھا۔ دروازے پر کالکا کا انتہائی گھنونے روپ میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے حقارت کے شعلے لپک رہے تھے، اور میں نے اس سے پہلے کالکا کو اتنی غضبناک حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بڑی دیر تک وہ مجھے خون آلود نگاہوں سے گھورتی رہی۔ اس کے تیور ہر لمحہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتے جا رہے تھے، اور میری سمجھ میں اس کی خفگی کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آئی، اور میں نے سندری انگوٹھی کی سمت دیکھا، وہ بدستور میرے ہاتھوں میں موجود تھی۔ کمبل پوش بزرگ نے مجھ پر ناراض تھے، اور میرا دل اب بھی اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس سندلی انگوٹھی کے سبب کالکا نہ تو میرے قریب آ سکے گی اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے گی۔ اسی یقین کے تحت میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ کچھ دیر کالکا کے تیزی سے بدلتے ہوئے تیور کو دیکھا۔ اس وقت وہ چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس کی جلد کی رنگت کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھی، اور بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، اور ہونٹوں پر گاڑا گاڑا خون بکھرا ہوا تھا۔ کالکا نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے کئی روپ ہیں، اس سے بیشتر بھی میں اسے خوفناک روپ میں دیکھ چکا تھا۔ اس کا موجودہ روپ بھی کراہت امیز تھا۔ کیا بات ہے کالکا رانی؟ میں نے سپاٹ لہجے میں گفتگو کی پہل کی۔ یہ تم اس وقت اس قدر خطرناک صورت میں کس لیے وارد ہوئی ہو؟ تمہیں یہ بتانے کے کارن کہ اگر کالکا تمہارے لیے رحم کی دیوی اور خوبصورت سندر نار کی شکل اختیار کر سکتی ہے، تو وہ تمہیں کالی کے روپ میں ایسا شراب بھی دے سکتی ہے کہ تم سارا جیون سکھ کی ایک سانس بھی نہ لے سکو۔ کالکا، میں نے گربہ نشین روز اول کے اصول پر عمل کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم اس وقت بڑی اونچی ہواؤں میں اڑتی دکھائی دے رہی ہو۔ کیا میرے ساتھ بھی کوئی کھیل رچانے کا سوچ رہی ہو؟ اتنے اونچے سروں میں کالکا کے سامنے مت بولو شہباز خان، وہ ہونٹوں کا خون چاٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ تمہیں ابھی کالکا کی شکتی کا صحیح اندازہ نہیں۔ مجھے اس کا اندازہ ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہاری مہان شکتی کا ایک رنگ
मैं इस वक्त देख चुका हूँ जब पिंडत बंशीधर पहाड़ी गुफाओं में बैठा तुम्हें अपने काबू करने की खातिर जाप कर रहा था। पिंडत बंशीधर का शुभ नाम अपनी जुबान पर मत लाओ। उसकी बात और थी, उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल था, लेकिन तुम्हें देवी देवताओं ने नहीं, मैंने इस पिंडत की दासी बनने से निजात दिलाई थी। तुम ये भी देख चुके हो कि मैंने शंकर जैसे पापी को किस तरह नरक में झोंक दिया था। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अभी तक लेडी मकलार्ना से अपनी वो मूर्ति हासिल नहीं कर सकी जो उसके कब्जे में है। कालका की शक्ति देखना चाहते हो? वो नागन की तरह बल खाकर बोली। तुम मेरे हाथों दावर और कोमल वर्मा का अंजाम भी देख चुकी हो। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। और मैंने बहुत कुछ देख रखा है शहबाज खान। उसका लहजा खतरनाक हो गया। परंतु अब तुम उस शक्ति के मालिक नहीं रहे जो छाया बनकर तुम्हारी हिफाजत कर रही थी। क्या मतलब? मैं चौंका। हमारे बीच जो दीवार खड़ी है, अभी मैं उसके पार नहीं देख सकती, लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि तुमने उस महान शक्ति को नाराज कर दिया। फिर तो तुम्हें इसका सबब भी मालूम होगा। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। हाँ, उसका कारण मारूख का सुंदर शरीर है जिससे तुमने अपने मन की प्यास बुझाई। कालका ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वो पोतर महान शक्ति जो धर्म और तुम्हारे पुरखों के कारण तुम्हारी सहायता कर रही थी, वो तुम्हारे और मारूख के शरीर के मिलाप पर तुमसे रूठ गई है। एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि कालका ने उस ताकत का राज मालूम कर लिया जो बादलों की तरह मेरे सर पर कायम थी। मारूख के सिलसिले में मुझसे जो भी लफ्ज़िश हुई थी उसका सबब भी खुद कालका थी। शायद इसीलिए उसने मुझे बड़े मकरूह फरेब से मारूख के उस कमरे में पहुंचा दिया था जहां गुनाह सर उभारता। लेकिन मैं उस बात को नहीं मान सकता कि कुफर की नापायदार कुव्वत किसी खुदा के बरगजीदा बंदे की ताकत का मुकाबला कर सकती है। कालका के हिफाजती महज उसके ख्यालात की पैदावार भी हो सकती थी। गालबन मेरी और मारूख की तस्वीरों का वह दूसरा सेटअप कालका ने अपनी तागूती कुव्वतों से तैयार कर लिया था जो मुझे डाक से मासूल हुआ। किस विचार में गुम हो गए भोलेनाथ? कालका ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। क्या मैंने कुछ झूठ कहा है जो तुम्हारे हलक के नीचे नहीं उतर रहा? मैं तुम्हारी चाल को समझ रहा हूँ कालका रानी। मैं पहलू बदल कर बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा मत कहो शहबाज खान। जो गंदगी तुम्हारे शरीर पर लग चुकी है उसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। अब इस दाग को कोई नहीं मिटा सकता। मुझे मालूम है कि तुमने अपनी काली कुव्वतों से मुझे अपने खूबसूरत जाल में फांसने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा ये जादू ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। अब तुम बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो, पर यह भी मेरी शक्ति का चमत्कार है। इस वक्त तुम क्या कहने आई हो? क्या तुम इसका अंदाज मेरे रूप से नहीं लगा सकते? तुम्हारे तो बहुत सारे रूप हैं और मैं तुम्हें नागन के रूप में भी देख चुका हूँ। फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि उस रूप ने शंकर को इस तरह डसा था कि वो पानी से भी नहीं मांग सका। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम किस वजह से मुझसे बदले हुए लहजे में बात कर रही हो? मैंने मौजू बदल दिया। मैंने तुम्हें मना किया था कि अभी भूषण से टकराने की कोशिश ना करना, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना। समझा, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम इस समय भूषण की मौत का इंतकाम लेने आई हो। तुम सपना देख रहे हो शहबाज खान। उसने नफरत से जवाब दिया। कालका का कहा हमेशा पूरा होता है। तुम्हारी इतला के लिए बता रही हूँ कि भूषण अभी मरा नहीं, जिंदा है। और वो कौन था जो मेरी गोलियों का निशाना बना? वो केवल एक नाटक था जिसे तुम जैसे नादान बालक नहीं समझ सकते। कालका जहर खान से बोली। क्या तुम्हारे अपनों ने तुम्हारी बात का विश्वास कर लिया? और मेरे ज़हन को फिर झटका लगा। हालात के पेशे नज़र अब मैं भी ये समझने और सोचने पर मजबूर हो गया कि भूषण ने मुझे 10 मिनट इंतजार क्यों कराया। शायद कालका ही की पूर्ण इसरार शक्ति ने उसे वो ड्रामा रचाने का मशवरा दिया हो। एक लम्हे को मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कालका की नाराजगी मेरे लिए नुकसानदा भी साबित हो सकती थी, लेकिन उसके सामने झुकने को भी मैं तैयार नहीं था। जो नाटक खतरनाक अंदाज में शुरू हो उसका अंजाम भी उतना ही खतरनाक साबित होता है। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। तुम बताओ, तुम किस मकसद के लिए मुझे अपनी लाल पीली निगाहें दिखाने आई हो? मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। वो कदरें नरम पड़ी। कालका कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है, लेकिन तुम अपने दिल से भूषण को मारने का ख्याल निकाल दो। मैं वचन देती हूँ कि मोहिनी की तरह उसे भी किसी मौका पर घेर कर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। और अगर मैं तुम्हारा कहा मानने से इनकार कर दूं तो तुम मुझे मजबूरन
उस घड़ी तक भूषण की सहायता करनी होगी जब तक उसके सितारे गर्दिश में नहीं आ जाते, और मैं तुम्हारी दुश्मनी मुझे महंगी भी पड़ सकती है। क्या यही बताने के लिए तुमने ये खौफनाक रूप इख्तियार किया है? कालका से पंजा लड़ाने का ख्याल दिल से निकाल दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें कुछ देर के लिए अपने सुंदर रूप में मेरी बाहों में आना होगा। नहीं, वो तशंगी के अंदाज में निचला होंठ चबाते हुए बोली, अभी ये नहीं हो सकता। क्यों? मैंने उसे आजमाने की खातिर मुस्कुराकर पूछा। जब तुम्हें विश्वास है कि वो छाया जो मेरा साथ दे रही थी मुझसे रूठ चुकी है, तो फिर तुम्हें खतरा किस बात का? देवता ने मुझे बताया है कि उस शक्ति की कोई निशानी तुम्हारे शरीर पर मौजूद है, और जब तक वो निशानी तुमसे वापस नहीं छिन जाती उसका असर कायम रहेगा। मगर तुम्हें तो काली का आशीर्वाद हासिल है, मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा, और मेरी बाहों में सिमटने के बाद तुम अपने सुंदर हाथों से उस निशानी को चुराने की खातिर मेरे बदन को टटोल भी सकती हो, जो अभी तक मेरे इल्म से बाहर है। तुम कालका की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें उस बात का डर है कि कहीं तुम्हारा अंजाम भी दावर और मोहनी जैसा ना हो। भूषण के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? वो मेरी बात को नजरअंदाज कर गई। क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करोगी कि मैंने जिस शख्स को भूषण समझकर हलाक किया था वो कौन था? वो मरने के बाद जिंदा किस तरह हो गया? कामनी दत्त का असल रूप क्या है? और भूषण के दफ्तर वालों ने उसके बारे में अपना बयान बार बार क्यों बदला? मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, परंतु इस राज को हासिल करने के लिए तुम्हें कामनी के कोमल शरीर को भी रोंदना पड़ेगा, और इस वक्त उसके जिस्म के अंदर तुम्हारी आत्मा होगी। क्यों नहीं? कालका ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मैं वचन देती हूँ कि तुम जिस कामनी दत्त की बात कर रहे हो मैं उसके शरीर से दूर ही रहूंगी। ये तुम कह रही हो कालका रानी? मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की। तुमने किसी दूसरी औरत से मेरे मिलाप के लिए बड़ी कड़ी शर्त लगाई थी। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मित्र को भी बता सकूं कि वो कालका के साथ छल कपट करने की कभी नहीं जीत सकता। मैं समझा नहीं, मैंने चौंक कर पूछा। कामनी दत्त के सिलसिले में तुम्हें मेरा दोस्त किस तरह याद आ गया? ये राज भी तुम्हें कामनी के शरीर से खेलने के बाद ही मालूम होगा। कालका का लहजा मैंने खींचा और मेरे जहन में कई सवालात जाग उठे। मैंने नदीम से यही कहा था कि मैं कामनी को उसके कसीनों में देख चुका हूं, लेकिन नदीम ने मेरी बात रद्द करने की कोशिश की, और अब कालका उस राज को जानने की खातिर मुझे कामनी से ताल्लुकात अस्तवार करने का मशवरा दे रही थी। आखिर क्यों? वो तस्वीरें मुझे किसने भेजी थी जो मारुख ने तैयार की, और मैंने गुफ्तगू का रुख फिर तब्दील करने की कोशिश की। क्यों? क्या वो तस्वीरें तुम्हारे मन को अच्छी नहीं लगी? कालका ने अपना पलड़ा भारी रखने की खातिर जवाब दिया। जरा सोचो शहबाज खान, अगर वह मुंह बोलती तस्वीरें सुलेमान शाह के हाथ लग जाएं, तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं दांत पीस कर बोला। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। वो दोबारा असल मकसद की जानब आ गई। भूषण के सिलसिले में मेरा कहा मान लो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। मैं भूषण जैसे जहरीले नाग को अपनी आस्तीन में नहीं पाल सकता। चिंता मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कालका ने मुझे यकीन दिलाया। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। भूषण अगर मेरे सामने हाथ बांध कर मुआफी मांग ले तो मैं वक्ती तौर पर उसे माफ कर सकता हूँ। मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है, कालका ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा। भूषण आज ही तुमसे मिलकर क्षमा की प्रार्थना करेगा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? भूषण के बिजनेस मैनेजर ने सिराज को बताया है कि भूषण मुल्क से बाहर है और उसकी वापसी सिर्फ आम खाने से मतलब रखो शहबाज खान, और पेड़ काउंट करना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। वो मेरा जुमला काटते हुए बोली। उसके बाद वो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरत के तासरात जाग उठे। उसने तेजी से घूमकर चारों तरफ इस अंदाज में देखा जैसे कहीं करीब ही उसके लिए कोई खतरा मौजूद हो। वो अचानक अपने वजूद में सिमट कर पल भर में मेरी आंखों से उजल हो गई, और फिर संदल और रोबान की मिली जुली खुशबू एक तवील अरसे के बाद मेरी कुव्वत से टकराई तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। और इस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही जब मैंने कंबल पोश बुजुर्ग को अपनी निगाहों के सामने खड़े देखा। वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का सहारा लिए वो मुझे नापसंदीदा निगाहों से घूर रहे थे। मेरे बुजुर्ग, मैंने रिक्कत भरी आवाज में कहा, मुझे एक अरसे के बाद आपका इंतजार था।
बक बक मत करना बदान के कीड़े। खुदा के उस बरगजीदा बंदे ने बड़ी रुखाई से कहा, ला मेरी अंगुश्तरी मुझे वापस लौटा दे। नहीं, मैंने एहतजाज किया, मैं अपनी जान का नजराना पेश कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या मेरे साथ भी ठटोल करेगा। बुजुर्ग की निगाहों में जलाल की सुर्खी उतर आई। मैं बेकसूर हूँ, मैंने हाथ जोड़ दिए। मुझसे जो गुनाह सरजद हुआ है उसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। आंख बंद करके डुबकी लगाने की कोशिश करेगा तो मुंह ही के बल जमीन पर गिरकर गलाजत में लथपथ हो जाएगा। मैं मुआफी का ख्वास्तगार हूँ मेरे मोहतरम, मुझे आपकी नजरे करम की जरूरत है। जमीन पर थूक कर उसे चाटना शुरू कर दे, सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। आपके इशारे मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने आरजी से कहा, मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है। आप मेरा हाथ थाम ले, मुझे सीधा रास्ता दिखा दें। मुंह पर तवे की कालक माले, कोठी पर चढ़कर ठुमका लगाना शुरू कर दे। बुजुर्ग के हाथ पांव में राशा आ गया। उनका सारा जिस्म कांप रहा था और आंखें शोला बरसा रही थीं। मुंह से झाग निकल रहा था और मैंने इतने गुस्से की हालत में खुदा के इस नेक और मेहरबान बंदे को पहले कभी नहीं देखा था। मैं तौबा करता हूँ, मैंने कान पकड़ लिए। बुजुर्गों से ठटोल कर रहा है, नाबिकार संभल जा, कश्ती हचकोले खा रही है, अगर डूब गई तो जिंदगी भर हाथ मलता रह जाएगा। बुजुर्ग ने बड़ी हकारत से कहा। उनकी बात में कोई ऐसी गहराई जरूर पोशीदा थी जिसे महसूस करके मैं सरतापा लर्ज उठा। मैं समझा नहीं मेरे मोहतरम, मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। वक़्त क्यों ज़ाया कर रहा है? ला मेरी अंगूठी वापस कर दे, उसके बाद तुझे इख्तियार होगा जो चाहे करना। नहीं नहीं, मैं अंगूठी नहीं लौटाऊंगा। फिर तो अंगूठा चूसना शुरू कर दे, चमगादड़ों की तरह दरख्त से उल्टा लटक कर चीखना शुरू कर दे, आंख बंद करके मूर्तियों के पीछे दौड़ लगा दे। छल कबड्डी का मजा ना आ जाए तो दम वापस। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन बुजुर्ग का साया लहरा कर फिजा में गायब हो गया। मुझे अपने वजूद के अंदर कोई शैट टूटती हुई महसूस हुई और फिर फोन की घंटी बजी तो मैंने दीवानों की तरह रसूल उठा लिया। नदीम बोल रहा हूँ। दूसरी जन्म से नदीम की भर्राई हुई आवाज उभरी, घर वापस आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने तेजी से सवाल किया। अम्मी की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर अपनी किसी कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। और फोन मेरे हाथ से छूट गया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जमीन पर बड़ी तेजी से मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मैं तेजी से उठकर बाहर की सिमत भागा। कंबल पोश बुजुर्ग के अल्फाज मेरे वजूद में सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे। डॉक्टरों ने मां की बीमारी के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया था, लेकिन वह उसे बचाने की कोशिशों में मसरूफ थे। खुदा की मसलहतों के आगे इंसान का बस नहीं चलता। कुदरत के फैसले अटल होते हैं और जिंदगी उसकी अता करदा एक नेमत है जिसे वो जब चाहे वापस ले सकता है। उसके हुक्म के आगे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेरे जहन में रह रह कर कंबल पोश बुजुर्ग की कश्ती हचकोले खाने वाली बात गूंज रही थी और मैंने कई बार गड़गड़ाकर उन्हें आवाज दी, लेकिन वो शायद मुझसे बहुत ज्यादा खफा थे। कालका की तागूती कुव्वतों ने मेरे खिलाफ साजिश का जो घनौना जाल बना था, मैं उसको समझने से कासर था, लेकिन अब हालात ने मुझे उस साजिश के ताने बाने में पूरी तरह उलझा दिया। वो मेरे मुकाबले पर बोशन की तरफदारी कर रही थी। उससे मेरी पेश परेशानी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने देवी देवताओं को खुश रखने पर मजबूर थी। उसने मुझसे कहा था कि बोशन को उस वक़्त तक के लिए माफ कर दूं जब तक उसके सितारे गर्दश में नहीं आते। उसने वादा किया था कि मोहिनी की तरह वो बोशन को किसी मौका पर मेरे हवाले कर देगी। मेरी जिद से मजबूर होकर उसने ये भी कहा था कि बोशन फौरी तौर पर मुझसे मिलकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेगा, लेकिन उसका मौका ना आ सका। शायद कालका ने मुझे झूठी तसल्ली दी। गालबन उसकी गंदी ताकत को इल्म था कि अगले लम्हे तकदीर मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। वो मुझे वादों का बहलावा देकर अपने जाल में फांसने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन कंबल पोश बुजुर्ग के आ जाने से खौफजदा होकर वो फरार हो गई। खुदा के उस बरगजीदा बुजुर्ग ने माँ के सिलसिले में इशारों पर मुझसे कश्ती हचकोले खाने वाली बात कही थी। वो मुझसे खफा थे, अपनी करामाती संदली अंगूठी वापस नहीं चाहते थे जिसने मुझे बातली कुव्वतों के
मुकाबले में महफूज कर रखा था, लेकिन मेरी इल्तिजा पर उन्हें शायद रहम आ गया। कंबल पोश बुजुर्ग ने गलत नहीं कहा था। मेरी माँ की कैफियत तूफान की लहरों पर हचकोले खाने वाली कश्ती से मुख्तलिफ नहीं थी। डॉक्टरों की सर-तूर कोशिशों के बावजूद उनकी कैफियत में कोई फर्क नहीं आया। हम सब उनकी तैमारदारी में लगे हुए थे। बोशन चाहता तो वो भी इससे फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद किसी आबी कुव्वत ने अब मेरे इतराफ अपनी रहमतों का अहाता कर रखा था। बातल कुव्वतें इस हिसार को नहीं तोड़ सकती थीं। और फिर एक हफ्ते के बाद मेरी माँ ने आंखें खोल दी। कुदरत को शायद उन पर रहम आ गया। डॉक्टरों की उम्मीदें बहाल होने लगी और मैं माँ के साए से महरूम होने से बच गया। हमारी दुआएं और डॉक्टरों की मसीहाई उनके काम आ गई। वो तेजी से सेहतयाब हो रही थी और 11 रोज तक हम जिस परेशानी और करब से दो चार रहे, उसका अंदाजा कोई और नहीं कर सकता। 12वें रोज मैं दफ्तर में बैठा सरार से बातें कर रहा था कि अचानक बोशन मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। उसकी आमद मेरे और सराज दोनों के लिए गैर मुतवक्का थी और मुझे हैरत थी कि उसे मेरे ऑफिस के अंदर आने की इजाज़त किसने दी। शायद उसमें भी कालका की गंदी कुव्वतों का दखल था। बोशन को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। सराज भी संभल कर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि बोशन इस मौके पर मेरे जख्मों पर नमक पाशी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके चेहरे पर इस वक्त रऊनत, तकब्बर और बड़ेपन का कोई एहसास नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो कुछ बुझा बुझा सा नजर आया। और फिर यकलख्त मेरे जहन में कालका का मनहूस तस्वर उभरा। शायद उसने अपना वादा निभाने की खातिर इस वक्त बोशन पर अपनी स्याह कुव्वतों से कब्जा जमा रखा था। बोशन की निगाहों में नजर आने वाली बेबसी मेरे शक की तस्दीक कर रही थी। मैंने उसको बैठने को नहीं कहा। उकाबी नजरों से देखता रहा और मेरे अंदर दबे हुए तूफानों ने सर उठाना शुरू कर दिया। वक्त ने मुझे इतना इंतहा पसंद बना दिया था कि मैंने तय कर रखा था कि अगर बोशन ने मेरे ऊपर कोई तंज करने की कोशिश की तो मैं उसे गोलियों से भून डालने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूंगा। सराज की मौजूदगी में हर चंद के मेरा ये अमल मेरे लिए नुकसानदा भी साबित हो सकता था, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोशन ने सराज पर नजर डालते हुए नरम लहजे में पूछा। नहीं, मेरी पेशानी पर आड़ी तिरछी सिलवटें नमूदार हो गईं। मैं अपने बदतरीन दुश्मन को अपने साथ बैठने की इजाज़त नहीं देख सकता। भूल चूक भी इंसान से होती है। वो बदस्तूर दोस्ताना अंदाज में बोला। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे से हाथ मिला लें? इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मुझे तुम्हारी दोस्ती के जरिए कोई फायदा नहीं उठाना, मैंने तुर्शरोवी से जवाब दिया। नफ़ा और नुकसान मुकद्दर की बात होती है। तुम्हारी दोस्ती मेरे हालात को तब्दील नहीं कर सकती।